गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम क्लास 12th का चैप्टर 9 जिसका नाम है किंग्स इन क्रॉनिकल्स वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें डिस्कस करते हुए हमने काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए थे। अब हम आइडियल किंगडम का पार्ट डिस्कस करते हुए हमने अ डिवाइन लाइट, जिसका मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे आसपास आप एक हालो इफेक्ट होता है जिसमें आसपास एक लाइट तरीके की दिखाई जाती है। ये चीज़ यूरोपियन पेंटिंग्स में क्राइस्ट मदर मेरी के आसपास दिखाई जाती है, और यही चीज़ यहाँ पे किंग्स के आसपास भी रिफ्लेक्ट होने लग गई थी। अब हम शुरू करने वाले हैं अ यूनिफाइंग फोर्स। कि आपको मैंने कल भी बताया था कि कम्युनिटीज काफी सारी अलग अलग रहती हैं, तो उन सबको साथ में लेके किस तरीके से एम्पायर चलेगा, वो सब चीज़ों के बारे में हम इसमें अब डिस्कस करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आप रहें हमेशा अपडेटेड। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट से बहुत अच्छा लगता है। तो शुरू करते हैं। द मुगल क्रॉनिकल्स जो कि हमें राइटिंग्स मिली हैं, उसमें हमें पता चलता है कि काफ़ी अलग अलग ग्रुप्स रहा करते थे। हिंदूज, जैन, जोरास्ट्रियंस, मुस्लिम्स। और ये कहा जाता है कि ये सब पीस और स्टेबिलिटी से रहते थे। अलग अलग रिलीजन, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रह रहे हैं। तो एक अबुल फैजल ने एक चीज डिस्क्राइब की है जो कि कहा जाता है टर्म सुलह कुल। सुलह कुल का मतलब है एब्सोल्यूट पीस, कॉर्नरस्टोन ऑफ एनलाइटेंड रूल। मतलब एक एनलाइटेंड रूल का एक जरिया या एक कॉर्नरस्टोन है सुलह कुल, कि सब कुछ पीसफुल है। सुलह कुल एक वो थॉट या एक्सप्रेशन था जिसमें माना जा रहा था कि अथॉरिटी ऑफ द स्टेट or fight among themselves did not undermine the authority of the state or fight among themselves। ये कंडीशन थी कि आप हमेशा अथॉरिटी किसको मानोगे, जो एम्परर है उसको, और आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा फाइट नहीं करोगे। ये कुछ चीजें सुलह कुल एब्सोल्यूट पीस में मानी जाती थी। अब ये यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा था कि नोबिलिटी जो दरबार में थे उसमें आपको ईरानियंस भी दिखेंगे, तुरानियंस भी दिखेंगे, अफगान्स भी दिखेंगे, राजपूत भी दिखेंगे, दक्कन से लोग जो दक्कनिस वो भी दिखेंगे। उन सबको अलग अलग पोजीशंस, अलग अलग पोस्ट दी गई थी कोर्ट में, और वो अपनी अपनी ड्यूटीज सर्व किया करते थे टुवर्ड्स द किंग। अकबर की बात चल रही है। अकबर ने 1563 के टाइम में टैक्स ऑन पिलग्रिमेज को एबॉलिश किया था, और जजिया को 1564 में। ठीक है, ये दोनों रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के बेस के टैक्सेस हैं, तो आपको ये वाली बात भी याद रखनी जरूरी है, आपके पेपर में आ सकता है, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे हम अगर देखें तो सुलह कुल एडमिनिस्ट्रेशन में फॉलो किया जाता था। ग्रांट्स दी जाती थी बिल्डिंग बनाने के लिए और बिल्डिंग्स को मेंटेन करने के लिए जो धार्मिक स्थलों से, वर्शिप प्लेसेस से रिलेटेड है। टेम्पल्स भी युद्ध में तोड़ दिए जाते थे तो उनको भी ग्रांट दी जाती थी। ये चीज हमें शाहजहां और औरंगजेब के रीन में भी दिखती है। जजिया बाद में माना जाता है कि कुछ वक्त के लिए ही हटाया गया था, बट फिर बाद में दोबारा से इम्पोज कर दिया गया था। तो एक कम पीरियड के लिए हटी हुई चीज थी, बट बाद में री इम्पोज कर दिया गया था ऑन नॉन मुस्लिम्स। तो नॉन मुस्लिम्स मतलब चाहे वो बुद्ध हैं, चाहे वो जैन हैं, चाहे वो ज़रास्ट्रियन हैं, चाहे वो हिंदू हैं, उन सबको टैक्स देना है एक्सेप्ट मुस्लिम। कब? जब आप किसी पिलग्रिमेज प्लेस पे जा रहे हो, या जब आपको कौन सा टैक्स देना पड़ रहा है, जजिया टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, अब अबुल फैजल ने सॉवरेनिटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब अबुल फैजल ने सॉवरेनिटी को कैसे डिफाइन किया है, उन्होंने कहा कि एम्परर जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं द फोर एसेंस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, जो उनके कोर्ट में लोग हैं, या जो उनके अंडर आते हैं, उनकी चार चीजों की प्रोटेक्शन एक राजा करता है। वो है उनकी लाइफ की, उनकी जान की प्रोटेक्शन, उनकी जमीन, उनकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन,
उनकी इज्जत, उनके ऑनर की प्रोटेक्शन और उनके धर्म की प्रोटेक्शन, दीन की प्रोटेक्शन, मल, नमस, जान और दीन, इन सब की प्रोटेक्शन करता है एक राजा, और उसके बदले में वो उनकी ओबीडियंस चाहता है कि उनकी बात को फॉलो किया जाए, जो रिसोर्सेज वो कमा रहे हैं वो राजा के साथ शेयर किए जाए। और उन्होंने जाहिर सी बात है डिवाइन गाइडेंस दिखाई कि भाई, वो तो स्टार्टिंग से ये दिखा रहे हैं कि जो एम्परर्स हैं वो एक डिवाइन का ऑर्डर आया है, गॉड के थ्रू उनको वो ऑर्डर मिलता है और वहां से वो उनके सब्जेक्ट्स तक वो चीज पहुंचती है। तो वो चीज डिवाइन वाली तो वो रिप्रेजेंट कर ही रहे थे। तो अलग अलग तरीके की चीजें मुगल एम्पायर में सिंबल्स के तौर से भी विजुअलाइज की गई हैं कि एक जस्टिस को कैसे दिखाया गया है। तो अगर आप देखोगे कि इस तरह यहाँ पे गॉड के एंजल्स आ रहे हैं क्राउन पहनाने के लिए, ये जहांगीर की बात हो रही है। एंजल्स क्राउन पहना रहे हैं, देखो इनके आसपास एक फिर से यहाँ पे लाइट दिखाई गई है। एक मिनट, ये देखो यहाँ पे लाइट दिखाई गई है, और ये ईविल जो है उस ईविल को किल कर रहे हैं, एंड एंजल्स इनको एरो दे रहे हैं जिनसे ये मार रहे हैं। और देखो इसमें कितनी इंटरेस्टिंग चीज दिखाई गई है, लायन और लैम। आपने कभी लायन को और गोट को साथ में देखा है? साथ में कैसे हो सकते हैं अगर लायन, गोट और इवन यहाँ पे ह्यूमन भी है। यहाँ पे मुझे पता नहीं ये एग्जैक्टली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट एक लायन और गोट अगर साथ में होंगे तो लायन गोट को खा जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये दोनों हार्मनी में साथ में रह रहे हैं अंडर द किंग एम्परर, जो भी इस तरीके से, देखो ये एक सिंबल है, एक इमेज में कितना कुछ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो इस तरीके के सिंबल से भी शो किया जाता था। जैसे कि वन ऑफ द फेवरेट सिंबल ऑफ मोटिव इज लायन एंड लैम, गोट। अब ये पीसफुली इकट्ठे रह रहे हैं, जो सिग्निफाई करता है कि जो स्ट्रॉन्ग इंसान है या जो वीक है वो सब हार्मनी में साथ में रह रहे हैं। बादशाह नामा में भी इस तरीके के डायरेक्टली सीन्स दिखाए गए हैं। एम्परर का जो थ्रोन है, जो उनकी सीट होती है जिस पे राजा बैठता है, वहां पे भी इस तरीके के सीन आपको लायन और लैम या गोट जिसे आप कह लो वो साथ में दिखाए गए हैं, और मतलब कि हार्मनी है बिटवीन द पावरफुल एंड द वीकर सेक्शन। अब कैपिटल्स एंड द कोर्ट, हर अगर आप किसी भी एम्पायर की बात करोगे तो आपको उसी कैपिटल्स मिलेंगी। अगर हम कभी भी मुगल एम्पायर की बात करते हैं तो आगरा एक बहुत मशहूर कैपिटल के तौर से उभर के आती है। तो हर कैपिटल, जैसे अगर आप हम लोग मुगल एम्पायर की जगह मौर्य एम्पायर की बात करें तो मौर्य एम्पायर में हमें पता है पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल। तो पहले राजगीर थी, फिर उसके बाद शिफ्ट होकर पाटलिपुत्र हुई। तो कैपिटल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वहां राजा है, वहां मेन पावर है। तो हार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर वाज इट्स कैपिटल सिटी। कोर्ट दरबार वहीं लगता था। कैपिटल सिटी 16 सेंचुरी में बहुत ज्यादा शिफ्ट हुई है और 17 सेंचुरी में। अब बाबर जब ने फाइनली सब कुछ संभालना शुरू किया तो बाबर ने लोधी, कैपिटल ऑफ आगरा, को टुक किया। अब 4 साल की दीन में कोर्ट में फ्रीक्वेंटली वो मूव हुआ। अब क्या हुआ, 1560s में अकबर ने एक किला क्रिएट करवाया आगरा में, जो कि रेड सैंडस्टोन या लाल कलर के सैंडस्टोन के पत्थर का बनाया हुआ। और 1570s में उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो एक नई कैपिटल क्रिएट करेंगे और उसका नाम था फतेहपुर सीकरी। एक रीजन जो माना जाता है कि क्यों ये कैपिटल शिफ्ट हुई, वो था कि सीकरी अजमेर रोड पे लिंक था और वहीं पे डायरेक्ट रोड जाती थी, जहाँ पे दरगाह थी शेख मुईनुद्दीन चिश्ती की। हमने चैप्टर ऑफ भक्ति सूफी में ये बात पढ़ी थी कि अकबर बहुत बार चिश्ती के पास जाया करते थे और शेख मुईनुद्दीन चिश्ती के पास वो गए थे। एक साल में वो काफी काफी बार भी जाया करते थे। तो वो एक रीजन हो सकता है कि उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया। मुगल एम्परर एक क्लोज रिलेशनशिप हो गई थी उनकी सूफीज ऑफ चिश्ती सिलसिला। जो सिलसिला एक मैंने भक्ति वाले चैप्टर में ये बात पढ़ाई थी कि सिलसिला मतलब क्या होता है, चेन। तो वो जो चेन है उसके में वो एक क्लोज रिलेशन में आ गए थे। अकबर ने मार्बल का टोम, जब डेथ हो जाती है किसी शेख की या मुस्लिम्स में एक दफनाया जाता है तो एक कब्र बनती है, टोम बनता है। तो अकबर ने कमीशन किया था शेख सलीम चिश्ती की कब्र नेक्स्ट टू द मॉस्क ऑफ सीकरी। तो इस तरीके से उन्होंने कमीशन भी किया।
एक आपको बेहतरीन गेटवे जो कि बुलंद दरवाजा है, वो मुगल की विक्ट्री ऑफ गुजरात को रिप्रेजेंट करता है, वो भी आपको फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलेगा। 1585 में अगर हम बढ़े तो कैपिटल को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया लाहौर, ताकि नॉर्थ वेस्ट एरिया में ग्रेट कंट्रोल हो सके। और वहां पे फ्रंटियर ऑफ 13 years तक वो कैपिटल वही रही। शाहजहां ने पॉलिसी को इनफ मनी एंड इंडल्ज हिज पैशन ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि शाहजहां को बिल्डिंग्स बनवाना बहुत पसंद है। आपने इतनी बेहतरीन आर्किटेक्चर आपको शाहजहां के टाइम में देखने को मिलेगा। अब उस टाइम पे क्या हुआ, डायनेस्टिक पावर, वेल्थ और प्रेस्टीज, आपको बहुत अलग अलग बिल्डिंग्स दिखेंगी जो कि मुगल एम्पायर की डायनेस्टिक पावर, उनकी वेल्थ और उनकी प्रेस्टीज, वो सब आपको उन बिल्डिंग से देखने को मिलेगा। 1648 में कोर्ट, आर्मी, हाउस होल्ड सब कुछ लेके अकबर आगरा से एक नई कैपिटल शाहजहानाबाद, जो कि आप पुरानी दिल्ली वाला एरिया कह सकते हो, ओल्ड सिटी रेजिडेंट सिटी ऑफ दिल्ली, वो ये पुरानी दिल्ली वाला एरिया है, वो शाहजहानाबाद, उन्होंने आगरा से पूरी की पूरी कैपिटल, सब आर्मी, कोर्ट, दरबार सब वो लेके दिल्ली आ गए। लाल किला, जामा मस्जिद और वो सारी की सारी एडिशनल उन्होंने वहां पे उस वक्त सब कुछ कंस्ट्रक्ट करवाया, पूरी एक सिटी बनवाई। चांदनी चौक जो बाजार था, और जो नोबिलिटी नोबल्स थे जो दरबार में थे, उनके लिए स्पेशियस घर बनवाए गए। शाहजहां ने एक नई सिटी बनवाई और एक ग्रैंड मोनार्की, उनका एक विजन था, उन्होंने अपनी पूरी सिटी बनवाई। लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा था इस चीज का। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कोर्ट जो फोकस्ड ऑन द सॉवरेन मिरर्ड हिज स्टेटस एज अ हार्ट ऑफ सोसाइटी। सेंट्रल पीस वॉज देयर फॉर द थ्रोन, जो सेंटर होता था वो हमेशा थ्रोन होता था, तख्त। फिजिकल फॉर्म ऑफ फंक्शन एंड एक्सिस मुंदी, अब जो सिंबल ऑफ किंगशिप ऑफ इंडिया था वो एक सन की रेडियंस से दिखाया जाता था कि वो सॉवरन है। एक्सिस मुंदी का मतलब होता है, ये लैटिन फ्रेज है कि पिलर या विजन जो कि सपोर्ट कर रहा है अर्थ को। तो वो उस तरीके से दिखाया जाता था कि जो तख्त है वो एक सेंटर है और वो पूरा पिलर है एक तरीके से, जो हर चीज को सपोर्ट कर रहा है। समझ रहे हो आप कि थ्रोन को सेंटर ऑफ इंपॉर्टेंस माना जा रहा है, एक्सिस मुंदी, मतलब कि वही एक चीज है जो पूरी की पूरी अर्थ को सपोर्ट कर रही है, एक तरीके से इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है पूरे के पूरे नोबिलिटी को, उनके अंडर जितने भी लोग हैं उन सबको तख्त ही सपोर्ट कर रहा है। अब अगर हम एलीट मुगल्स की बात करें तो हमें उनके बारे में क्रॉनिकल्स में काफी कुछ पता चलता है। बहुत बड़े बड़े दरबार बनाए जाते थे। कोर्टियर्स की जो पोजीशन होती थी वो अपनी तरीके से वो प्लेस करते थे कि जितनी उनकी इंपॉर्टेंस है राजा की नजरों में, उस तरीके से उनको प्लेस किया जाता था कि अगर कोई बहुत करीब है राजा के तो उसको प्लेस उस तरीके से मिलेगी कि उसको एक अच्छी बड़ी सीट मिलेगी और राजा के पास मिलेगी। कोई ऐसा है जिसे एम्परर पसंद नहीं करते, उनको थोड़ी दूर सीट मिल सकती है। तो इस तरीके से जो उनका व्यू था उस तरीके से उनको प्लेस किया जाता था। जब आप राजा से मिलने आ रहे हो तो आपको कुछ सैल्यूटेशंस करनी पड़ती हैं। तो जो पर्सन है आप उसको हायरार्की में, वो आपसे हाई है तो आपको उस तरीके से आपको झुकना पड़ेगा उनके आगे जब आप उनके सामने जा रहे हो। इसमें एक चाह तस्लीम होती है, ये भी एक तरीके का सैल्यूटेशन होता है। ग्रीट करना मतलब जैसे होता है ना कि लोग आगे झुक जाते हैं किसी को नमस्ते करते हैं, किसी को आदाब करते हैं, तो सबका अपना एक सैल्यूटेशन का तरीका होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको अपना राइट हैंड जमीन पे रखना होता है और रेजिंग इट जेंटली, धीरे धीरे आपको अपना हाथ उठाना होता है जब तक वो दूसरा इंसान जिसके आगे आप ये कर रहे हो वो खड़ा हो जाए और अपना हाथ आपके सर पे रख दे। उसे कहते हैं, ये 4 बार किया जाता है, इसे कहते हैं तस्लीम, लिटरली सबमिशन कि आप उस इंसान के आगे सबमिट हो गए। अब डीपर प्रोस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेड हायर स्टेटस, जितना ज्यादा आप उनके आगे सबमिट होगे। हायर फॉर्म ऑफ सबमिशन वाज सजदा, कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन।
शाहजहां के टाइम में रिचुअल्स रिप्लेस हो गए बाय चाह तस्लीम एंड जम्बुइस किसिंग द ग्राउंड। चाह तस्लीम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और जम्बुइस क्या है कि आपको झुक के ग्राउंड को किस करना है, किसिंग द ग्राउंड। तो इस तरीके के तरीके थे, और पहले तो सजदा चल रहा था, बट शाहजहां के टाइम में वो थोड़े से रिप्लेस हो गए। प्रोटोकॉल जो डिप्लोमेट्स आया करते थे दूसरी जगहों के, उनको भी मुगल कोर्ट में इसी तरीके से उनको ग्रीट करना होता था। मुगल एम्परर्स एक्सपेक्ट करते थे कि वो भी उनके आगे झुकें और ग्राउंड को किस करें, और अगर वो ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो पर्शियन कस्टम जो था कि क्लैस्पिंग द वन हैंड इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, अपनी चेस्ट पे एक हाथ रख के झुके, उस तरीके का वो तरीका माना जाता था कि उनको करना ही करना जरूरी है। जैसे कि थॉमस रॉय, ये एक इंग्लिश आईवी थे ऑफ जेम्स वन, इन्होंने सिंपली बो किया झुके जहांगीर के सामने, जो कि यूरोपियन कस्टम था। लेकिन इससे सारे के सारे कोर्ट के लोग शॉक हो गए जब उन्होंने एक चेयर भी मांगी कि हम चेयर पे बैठेंगे। तो वो चीज, क्योंकि हर इंसान की कस्टम अलग है, वो उस तरीके से उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन कोर्ट में उस तरीके की रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट नहीं माना जाता था। अगर एक राजा का दिनचर्या देखें तो राजा का दिन सनराइज के साथ शुरू होता था। वो अपने जो जिस भी रिलीजन को वो फॉलो करते हैं वो उसको डिवोशन प्रेयर्स वगैरह करते थे। उसके बाद वो एक छोटी सी बालकनी जो झरोका कहा जाता था, वो झरोका से आके फेसिंग द ईस्ट, जो कि सनराइज का एरिया होता है, वहां पे नीचे जितने भी लोग खड़े होते थे, चाहे वो सोल्जर्स, मर्चेंट्स, आर्टिसंस, क्राफ्टमैन, किसान, औरत जिनके बच्चे बीमार हैं, वो सब राजा के दर्शन का इंतजार करते थे। तो वो झरोका दर्शन इंट्रोड्यूस किया अकबर ने। ऑब्जेक्टिव ये था कि इंपीरियल अथॉरिटी एज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर फेथ, कि वो अपने आप को राजा गॉड की तरह दिखा रहे थे और एक फेथ इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे अमंग द पीपल। अब काफी टाइम झरोका में स्पेंड करने के बाद एम्परर दीवाने आम, जो कि ऑडियंस हॉल होता है जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक आती है, लोगों की प्रॉब्लम सुननी होती है, वो दीवाने आम में जाते थे। वो प्राइमरी बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट ऑफिशियल्स की रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ देख के उसके बाद राजा दीवाने खास जाते थे, जहाँ प्राइवेट ऑडियंस होती थी, जो उनके नोबल्स होते थे, और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल मैटर है, चाहे वो लड़ाई से रिलेटेड या किसी भी टैक्स से रिलेटेड, वो सारी बातें दीवाने खास में, क्यों खास है ना, वहां पे डिस्कस की जाती थी। इसके बाद एम्परर कभी कभी जो आर्टिसंस होते थे, बिल्डिंग प्लान्स, जो बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं, उनके भी अ, देखने जाते थे कैसा काम चल रहा है। जब कोई स्पेशल ओकेजन होता था, जैसे कि एनिवर्सरी है, जब राजा तख्त पे फाइनली थ्रोन पे बैठे थे, उसको मतलब कुछ साल हो गए हैं, वो एनिवर्सरी है, या ईद है, या शब्द बारात है, या होली है, तो कोर्ट में काफी पूरे फेस्टिवल तरह मनाया जाता था। कैंडल्स लगाई जाती थी, अलग अलग कलरफुल हैंगिंग्स होती थी, पूरे के पूरे महल को डेकोरेट किया जाता था। मुगल किंग्स जो थे वो तीन मेजर, अगर आप इसी देखो सारे इवेंट्स हो रहे हैं तो इसमें सेलिब्रेशन चल रहा है। तो मुगल किंग्स बेसिकली 3 फेस्टिवल्स ऑफ द ईयर को सबसे ज्यादा सेलिब्रेट करते थे। वो था सोलर और ल्यूनर बर्थडेज ऑफ द मोनार्क और नुजरोज, फिर दूसरा इरानियन न्यू ईयर ऑफ वर्नियल इक्विनॉक्स, और ऑन हिज बर्थडे द मोनार्क अपने वेट के जितना लोगों को चैरिटी देते थे, कि जितना उनका वेट है उतने ही बाकी जो चीजें हैं वो लोगों को दान में दिया करते थे। अच्छा, टाइटल्स और गिफ्ट्स भी दिए जाते थे। ग्रैंड टाइटल्स मुगल एम्परर्स खुद को देते थे जब वो किसी एनिमी को हरा देते थे या वो कोई जंग जीत जाते थे, तो वो अपने आप को टाइटल्स भी देते थे, काफी बड़े बड़े टाइटल्स देते थे। दे क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑ इन द ऑडियंस, कि ऐसे टाइटल्स हों कि लोग भी उनसे डरें। मुगल कॉइन्स पे पूरे पूरे टाइटल्स लिखे जाते थे। ग्रांटिंग ऑफ टाइटल्स, जो कोई ऐसा मैन होता था मुगल एम्पायर में जो कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको भी टाइटल्स दिए जाते थे। और टाइटल से आपकी हायरार्की, आपका क्या स्टेटस है, वो भी पता चलता था। जैसे आसफ खान, ये एक ऐसा टाइटल था जो हाईएस्ट मिनिस्टर्स ओरिजिनेटेड विद आसफ। ये एक लेजेंडरी मिनिस्टर थे जो प्रॉफिट किंग सुलेमान के मिनिस्टर थे, तो वो टाइटल एक बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा टाइटल है मिर्जा राजा, ये औरंगजेब अकॉर्डेड बाय औरंगजेब टू हिज हाईएस्ट टू हाईएस्ट रैंकिंग नॉबल्स। उन्होंने ये मिर्जा राजा उनको टाइटल दिया था। जयसिंह
और जसवंत सिंह, ये 2 उनके हाईएस्ट रैंकिंग नोवेल्स थे। कभी कभी टाइटल्स आप खरीद भी सकते थे, जैसे मीर खान ने 1 लाख रुपए औरंगजेब को ऑफर किए थे कि वो अपने नाम में आलिफ, दैट इज ए, ऐड करवाना चाहते थे। आमिर खान, वो मीर खान से अमीर खान बनना चाहते थे अपना नाम। तो ऐसे करके भी टाइटल्स खरीदे भी जा सकते थे, टाइटल्स किंग दे सकता था और वो खरीदे भी जा सकते थे। अदर अवार्ड इंक्लूडेड रोब ऑफ ऑनर, खिलात, बेसिकली जो रोब होती है जो एम्पर ने पहनी होती है वो उनको दे दी जाती थी। एक गिफ्ट होता था हेड टू फुट सरप्पा, तो कंसिडर्ड एज ट्यूनिक, टर्बन एंड पटका, ये होता था उसमें, वो चीजें दी जाती थी। बेसिकली राजा ने जो पहना है वो उनको दिया जाता था एज अ अवार्ड। ज्वेलरी दी जाती थी। अब ये देखो, ये एक टर्बन बॉक्स है, इसके अंदर टर्बन, क्योंकि टर्बन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, पूरा ऑनर रिप्रेजेंट करती है वो पगड़ी या फिर जो सर पे टर्बन है, तो उसको भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। कोई भी कोटियर जो राजा के सामने आ रहा है एम्परर के, वो कभी खाली हाथ नहीं आता था। अगर वो छोटे सम ऑफ मनी ला रहा है तो उसको नजर कहते थे, और अगर वो बहुत बड़ा अमाउंट ला रहा है तो उसे पेशकश कहते थे। हमें नजराना दिया, हमें अच्छा लगा, तो मतलब छोटा अमाउंट है, आपकी पेशकश हमें पसंद आई तो मतलब वो बड़ा अमाउंट है। जब डिप्लोमेटिक रिलेशन होते थे तो गिफ्ट्स एक ऑनर और रिस्पेक्ट का साइन होता था कि भाई डिप्लोमेटिक रिलेशन में वो लाए हैं तो उन्हें इज्जत मिली है। एम्बेसडर्स जो होते थे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, नेगोशिएट करना ट्रीटीज में, और एक सही रिलेशंस मेंटेन रहे, वो काम एम्बेसडर्स का होता था। और जो गिफ्ट्स होते थे वो एक सिंबॉलिक रोल प्ले करते थे। थॉमस रॉय बड़े वॉज डिसअपॉइंटेड जब जो किंग जो रिंग थी उन्होंने प्रेजेंट की असफ खान को, उन्होंने वो वापस कर दी फॉर द रीजन कि वो मेरे लिए 400 रुपए की थी। तो जो रिंग थी वो नजर बनने की, यानी कि स्मॉल सम ऑफ मनी के लायक भी नहीं थी, तो उन्होंने थॉमस को बोला कि ये रिंग आप वापस ले लो। मतलब गिफ्ट भी छोटा भी है तो मतलब थोड़ा एक स्टेटस का गिफ्ट होना चाहिए था, वो उनको नहीं लगा कि उनका है, तो उन्होंने उसको वापस कर दिया। तो वो बड़े शॉक हो गए, क्योंकि हमारी इंडिया बहुत रिच थी, यहाँ गोल्ड, यहाँ आपको हर चीज बहुत ज्यादा थी, लेकिन ब्रिटिशर्स दे वर नॉट दैट रिच। जब वो यहाँ आए, वो एक ट्रेडर्स थे, हमारे यहाँ से वो लूट लूट के सब कुछ ले गए। तो वो बहुत हैरान हो गए, अरे इतनी महंगी रिंग दे रहा हूँ, मतलब उससे मतलब, पर उनके लिए वो बहुत वैल्यूएबल चीज नहीं थी। तो गिफ्ट्स बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, और उससे पहले हमने टाइटल्स के बारे में पढ़ा। अब इंपीरियल हाउस होल्ड, एम्परर्स हैं, एम्परर के हाउस होल्ड में जो वुमेन रहती हैं उनको हरम में रखा जाता है, ठीक है। अब जो एम्परर्स होते हैं, अगर आपने सुना होगा तो मुगल किंग्स की बहुत सारी रानियां हुआ करती थी, पॉलिटिकल रीजन से भी बहुत सारी शादियां करते थे, और इनकी भी बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, क्योंकि इनमें बहुत सारी शादियां हुआ करती थी। तो अलग अलग वाइफ्स रहा करती थी, मदर रहती थी। अब इन सब के सर्वेंट्स भी रहेंगे, तो वो सब कहाँ रहते थे? हरम में। तो उसे भी मेंटेन किया जाता था प्रॉपरली। अब वहां पे किसी मैन का जाना अलाउड नहीं होता था, तो कैसे मेंटेन होता था सब कुछ, ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब तक की वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। आपके मोटिवेशन, आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। आप जो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में जिसमें हम द इम्पीरियल हाउस होल्ड डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।